नमस्कार, पी गुरुस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्री अय्यर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वैभव सिंह जी, ये जो डिफेंसिव ऑफेंस के चैनल चलाते हैं। आप तो बहुत लोग आप उनसे परिचित होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहले आइए मिलते हैं वैभव सिंह जी से। वैभव जी नमस्कार, हाउ आर यू? नमस्कार श्री अय्यर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि आप जब भी बुलाएंगे आई विल नेवर से नो, आई ऑलवेज कम। आप मुझे हफ्ते में 4 दिन भी बुलाएंगे तो मैं धन्योस्मी, धन्योस्मी। सर जी, अब बात आ रही है, कल एक न्यूज आया था कि करीब करीब 150 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए पाकिस्तान में ऑप सिंदूर से। इनके नाम भी पब्लिश हुए थे, फिर उन्होंने निकाल लिया, लेकिन कई लोगों ने उसका डंप करके रखे थे, तो पूरे हमने इस पर बात की। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, कम से कम 3 ऐसे जगह थे जहां पर न्यूक्लियर का कुछ तो था। या तो कंट्रोल सेंटर था, या नहीं तो वो स्टोरेज था, यानी कि किराना हिल्स हो, या जकोबाबाद हो, या नहीं तो नूर खान बेस हो। इन ऐसे जगहों पर मैं समझता हूं, अगर यूएस अपनी आर्मी नहीं बसाई तो कम से कम यूएस के बेस्ड प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, उदाहरण के लिए मैं ब्लैक वाटर कह रहा हूं, ये नहीं है कि वही थे, ऐसे लोग भी रहते हैं। कभी कभी तो आजकल यूएस वो भी आउटसोर्स कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जहां तक आपकी समझ है, जहां तक आपकी जानकारी है, कि क्या इन 3 जगहों पर किसी एक यूएस बेस्ड यूएस सिटीजन की मौत नहीं हुई? हुई है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स उनके मरे हैं। एंड आपने एरिक प्रिंस की जो कंपनी है ब्लैक वाटर, आपने उसका जी नाम लिया। अब उन्होंने जी। ब्लैक वाटर के नीचे भी कई सारी सब्सिडरीज बनाई हुई हैं, बिकॉज ब्लैक वाटर का हम्म। नाम बहुत खराब हो गया था। एरिक प्रिंस बिकेम वेरी जी जी जी। कंट्रोवर्शियल। हाँ, तो उसको लेकर के अब उन्होंने और भी बहुत सारे इस तरह के बनाए हैं। एंड आपको पता होगा तो जो यूक्रेन जो वॉर रशिया के साथ लड़ रहा है, उसमें जी भाजपा के टाइम पे ही बहुत सारा एम्यूनिशन और ये सारी चीजें जो है वो यूक्रेनियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान जो आर्मी की जो ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड है वो सप्लाई कर रही है। बिकॉज जो यूनाइटेड स्टेट्स की भाई जो डिफेंस कैपेसिटी है, वो डिफेंस हम्म। कैपेसिटी वो पूरा नहीं कर पा रही थी जो रिक्वायरमेंट थी। और इस बात को लेकर के यूक्रेनियन जो आर्म फोर्सेस के जो सर्विस चीफ्स हैं, उन्होंने पब्लिकली भी स्टेटमेंट दी हुई है। खुद सीआईए के चीफ ने भी पब्लिकली स्टेटमेंट दी हुई थी कि हमारे कि अगर आज रशियन फोर्सेस के पास 25 दिन का स्टॉक पाइल है, चाहे वो आर्टिलरी का हो या बाकी चीजों का, तो हमारी जो आर्टिलरी शेल्स का जो हम सप्लाई कर पा रहे हैं यूक्रेन को, और जो यूक्रेन के पास जो कैपेसिटी है वो हार्डली 48 to 72 आवर्स की है, इससे दो ज्यादा या नहीं है। तीन दिन हाँ। हाँ, हम इस तरह सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो एक तो उन्होंने उसको आवर्स में बताया, 3 दिन नहीं बोला। ठीक है, यानी हम्म। कि वॉर में क्या होता है कि जब बात 10 दिन 15 दिन से आगे निकल जाए तो आप दिन में बात करते हैं, अगर उससे कम हो तो फिर आप राइट राइट आवर्स राइट। में भी बात करते हैं। जी जी सो जी जी जी। क्योंकि अगर कभी इंटेंसिटी बढ़ गई शेलिंग की, तो वो आप जिसको 4 दिन का आप स्टॉक पाइल कर रहे हैं, वो हो सकता है 1 दिन में भी खत्म हो जाए। तो आपको वो जी विंडो लेकर चलनी पड़ती है। सो चूंकि वो भी हो रहा था, तो उनके बहुत सारे जो सप्लायर्स थे और उनके जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो यूक्रेनियन वॉर से भी जुड़े हुए थे, वो भी पाकिस्तान में थे। एंड चूंकि वहां पे वो बेसिस हैं, और अगर आपको याद होगा, हमने आपके चैनल पे डिस्कस किया था कि ये जो ईरान के साथ जो वॉर होनी है, वो वॉर तो देखिए उस पूरे रीजन में एक ही कंट्री प्रोवाइड करेगी बेस लड़ने के लिए, वो पाकिस्तान है। जी। पाकिस्तान के अलावा तो कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। मेहमान चाहे नवाजी। हाँ, मतलब एंड देखिए ये तो बात ये है कि वो देश बनाया उन लोगों ने, गोरों ने ही बनाया है। गोरों की ड्राइंग रूम में, उनकी यूनिवर्सिटीज में, उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स थे, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि हमको एक स्टेट चाहिए यहाँ पे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया पे और चाइना के ऊपर और इन कंट्रीज के ऊपर वॉच रखने के लिए। और वहां से बैठ करके देखिए कई सारे काम होते हैं, जैसे दोहा में, कतर में एक उन्होंने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। सो व्हेन दे जी से कि अमेरिका इज एवरीबडीज नेबर, ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिनका पड़ोसी अमेरिका नहीं है। सो देर इज अ रीजन, बिकॉज उनका सेंट कॉम है। अब उस सेंट कॉम, इंडिया का जो सेंट्रल कमांड है वो कहाँ है, सदर्न कमांड कहाँ है, सदर्न कमांड से पुणे में है, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में है, ईस्टर्न कमांड आपका मान लीजिए कलकत्ता में हो गया। तो उनका कहाँ पे,
उनका सेंट्रल कमांड जो है वो सेंट्रल एशिया में है, वो अमेरिका के अंदर नहीं है। तो जो सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, जहां से बैठ के इस पूरे रीजन को वो देख रहे हैं, तो वो ये मानते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया हमारी है, ठीक है, हम हर किसी के पड़ोसी हैं, एवरीबडीज बिजनेस इज आवर बिजनेस, ठीक है। अगर अर्मीनिया अजरबैजान चल रहा है तो भी हमारा बिजनेस है, यूक्रेन रशिया चल रहा है तो भी हमारा बिजनेस है, इंडिया पाकिस्तान चल रहा है तो भी हमारा बिजनेस है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया चल रहा है तो भी हमारा बिजनेस है। सो वो अपने पर्सनल तो हर जगह रखते हैं, और पाकिस्तान जैसी क्रूशियल जगह पे, एक ऐसी क्रूशियल जगह है जहां से बैठ करके वो पूरा साउथ एशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया सारा मैनेज करते हैं, वहां पे उनके लोग हमेशा ही होंगे। दूसरा इसमें फैक्टर मैं बताता हूँ, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू प्योर लॉजिक, ठीक है। जी जी अब अमेरिका जितने भी काम करता है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, जिसको आप अमेरिका में लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, ठीक है। इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम उसको मिडिल ईस्ट नहीं कहते, हम उसको वेस्ट एशिया कहते हैं। अब वो उस पूरे रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां पे जहां जहां पे भी कुछ भी होगा, उसमें उनको जरूरत पड़ती है। अभी जब जनरल माइकल कुरिला ने तारीफ कर दी थी यूएस कांग्रेस में या सेनेट में कि पाकिस्तान हैज बीन अ फ्रंट लाइन एलाई, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जंग में हमारा बहुत साथ दिया है, और उसके ऊपर इंडिया में बहुत कंट्रोवर्सी हो गई कि यार यूएस जनरल सेंटकॉम का कमांडर जो है वो आसिम मुनीर को और पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहा है। आई मीन वो उसकी तारीफ क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे भी एक मंतक है। वो लॉजिक क्या है, उनको इस पूरे रीजन में जो भी गलत काम कर रहे होते हैं, सही काम कर रहे होते हैं, उनको ग्राउंड पे असिस्टेंस कौन देता है? सही तो छोड़ दे, गलत में तो सारे में असिस्टेंस वही देते हैं, चाहे तालिबान से रिलेटेड असिस्टेंस हो, चाहे ड्रग स्मगलिंग करके ड्रग मनी जनरेट करनी हो। आप अमेरिका में आप रहते हैं, आपको पता है कि पेंटागन एंड लैंगले ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दे डोंट वर्क इन आइसोलेशन। उनके यहाँ पे एक कोहिजन है जहाँ पे सीआईए और पेंटागन मिल करके काम करते हैं, साथ में जॉइंट टास्क उनके होते हैं, फोर्सेस बनी होती है, टीम्स बनी होती है। तो वो जो सीआईए की जो जितने भी काम होंगे, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो कोई चेक काट के तो किसी को पेमेंट नहीं करती। वो दुनिया में कोई भी काम क्रेडिट कार्ड से तो पे करके नहीं करती, कोई डिजिटल ट्रेल तो नहीं होती, वो सारा का सारा काम कैश में होता है। तो कैश जनरेट कहाँ होता है? कैश हमेशा इलीगल बिजनेस में जनरेट होता है, कैश हमेशा जी जी इलिजिटिमेट काम में जनरेट होता है, चाहे वो और इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो, चाहे वो आप मान लीजिए कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, ठीक है, विमेन ट्रैफिकिंग हो, इन्हीं से जनरेट होगा ना कैश, और कहाँ से जनरेट होगा? या आप ये स्मगलिंग कर लीजिए जो ऑयल की ईरान से पाकिस्तान और फिर फर्दर मोर होती है, तो सारा कैश वहां जनरेट होता है। तो उनको वो जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनके गलत कामों के लिए, और जो मैन पावर ग्राउंड पे देते हैं, जो इंटेलिजेंस वो देते हैं, ईरान, आप मुझे बताइए, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से इतने सारे स्पाइज हायर हुए, सीआईए ने और मोसाद ने हायर किए, उनको ईरान के अंदर पुश किया। वो ईरान की जो सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स थी, चाहे वो नतान्ज में हो चाहे फॉर्दो में हो, वहां पे वो पहुंच गए, वहां से रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, और ये लोग हजारों की तादाद में हैं। तो आप मुझे बताइए कि वहां पे जो एजेंसी बैठी हुई है आईएसआई, और जो अमेरिका में बैठे हुए हैं लैंगले में, इनकी नॉलेज के, इनके कोलैबोरेशन के बिना वो सारा काम हो गया? नहीं हुआ ना। तो इवेंचुअली आपको अपने एंड गोल के लिए उनकी जरूरत पड़ी उस रीजन में, हमको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, दुनिया को पसंद हो चाहे ना पसंद हो, उस रीजन में उनकी चलती है। उन्होंने अपने एसेट्स क्रिएट किए हैं 70-80 साल में, वो उनको डिलीवर करके देते हैं। तो अमेरिका को भी पता है कि हमारा डर्टी वर्क, ठीक है, हमारा किया हुआ सारा गलत काम अगर अपने सर पे कोई ले सकता है, कोई देश, कोई फौज, वो पाकिस्तान है। तो वो हमेशा उनके यहाँ लोग रहते हैं। और इंडिया में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार डोनाल्ड ट्रंप हमारा वर्जन बाय करेगा या एक्सेप्ट करेगा कि हाँ वहां पे अमेरिकन भी मरे, वहां पे पाकिस्तानी भी मरे, उनका नमाज जनाजे की वीडियोस पड़ी है एयरफोर्स ऑफिसर्स की, ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आप उसके लिए वो डर्टी वर्क नहीं करेंगे जो पाकिस्तान उनके लिए करता है। अगर आप डिसाइड कर लें कि ठीक है, हम बातें क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल की बातें करते हैं। इवन आज देख लीजिए सैंक्शन की बात चल रही है, हमारा आर्गुमेंट क्या है कि जी हम तो $115 बिलियन का हमने तेल खरीदा है, चाइना ने तो $150 बिलियन का खरीदा है।
जी, मतलब we have bought Russian oil of which had value of $115 billion. China has bought it for $150 billion. तो चाइना पे नहीं लगा रहे, हमारे पर लगा रहे. क्या है ये प्रिंसिपल की बात है. रियल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल्स, वैल्यूज नहीं चलते हैं. वहां हार्डकोर सेल्फ इंटरेस्ट और अपने पॉलिटिक्स चलती है. आप ट्रम्प का ईगो मसाज नहीं करने को तैयार, आप ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज दिलाने को नहीं तैयार. आप रोज उठते हैं कहते हैं कि ट्रम्प झूठ बोलता है, उसने नहीं कराया, उसके मुंह पे. फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, कहता ठीक है ये तेल खरीद रहे. अच्छा, ट्रम्प को प्रॉब्लम क्या है? ट्रम्प को बताया गया है कि ये रशिया से तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करते हैं और फिर हमको और यूरोपियंस को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो उसको इस बात से प्रॉब्लम है कि ये प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं. तो कह रहा अगर मैं सैंक्शन लगाऊंगा तो इनका ये जो प्रॉफिट है ये बंद हो जाएगा, ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. अच्छा, ट्रम्प इज नॉट अ वेरी स्ट्रेटेजिक पर्सन, यू नो इट बेटर देन मी. ठीक जी, है, जी, ट्रम्प की जितनी अंडरस्टैंडिंग है, यू नो इट. तो उसको लग रहा है कि मैं ये करके कर लूंगा. अब चाइना के ऊपर लगाया, चाइना ने क्या किया? चाइना का ठीक है तुम्हारे पास सैंक्शन लगाओगे, ये 25% टैरिफ लगाओगे, 50% टैरिफ लगाओगे, ठीक है हम रेयर अर्थ नहीं देंगे मिनरल्स तुमको, जाओ. तुम्हारी टेस्ला बंद हो गई, हो जाएगी. तुम्हारी जितनी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कंपनी है, कई सेमीकंडक्टर, कई ऑटोमोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स. हाँ, ठीक है, सारे आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे. तो इसीलिए जब ट्रम्प को पूछा गया कि भाई चाइना के ऊपर आपने क्यों नहीं बोला, तो व्हाट डिड ट्रम्प से? ट्रम्प से कि यार आई विल सी अबाउट इट, आई विल चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट. राइट, राइट. तो ये क्या है? दैट इज रियल पॉलिटिक्स. उसको पता है कि हम कोशिश, उन्होंने ट्रेड वॉर की शुरुआत चाइना से ही की थी. तो देख लो कि जी, ट्रम्प को पता है कि मैं नहीं लगा सकता, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी. बट यू आर स्टैंडिंग. अच्छा, आपके पास रेयर अर्थ नहीं है, ठीक है, तो हमको, इसलिए मैं, जो मेरा है कि जो रियलिटी है वहां लोग मरे मरे, अमेरिकन मरे, हाँ मरे. उनको नाराजगी किस बात की? इसी बात की है कि यार उनका जो बगल बच्चा है इस पूरे रीजन में, जो उनके लिए सारे काम करता है, तुमने उनके यहाँ पे, उनके एयर बेसेस जहाँ पे उनके एसेट्स बैठे हुए हैं, तुमने उसको डिस्ट्रॉय किया. आप मुझे बताइए, वियतनाम वॉर, अभी लोग कहेंगे ना यार अमेरिका में तो कोई बात छुपती नहीं है, अमेरिका तो हाइड नहीं करता, अमेरिका में तो हर चीज बताते हैं. आप मुझे बताइए, वॉर ऑन टेरर के दौरान 20-25 साल जो भी वो लड़े, क्या तालिबान को हर महीने अमेरिका CIA पैसा नहीं देती थी कि तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे अफगानिस्तान में? देते थे. क्या आज CIA वाले अफगानिस्तान में तालिबान को पैसा हर महीने, हर हफ्ते $100 of millions नहीं भेजते हैं? भेजते हैं. क्या आज जो पॉपी कल्टीवेशन अफगानिस्तान में हो रहा है, क्या वो पॉपी कल्टीवेशन अफगान तालिबान को CIA ने नहीं कहा कि आप इसको बंद मत करना, इसको आप चालू रखो? ठीक. तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट CIA ओन करती है? रिटायर्ड CIA ऑफिसर्स ये बातें बोल चुके हैं, मैं नहीं, मेरा कोई क्लेम नहीं है. आप जाकर के जॉन किरियाको को सुन लीजिए, आप जाकर सारा एडम्स को सुन लीजिए, आपको जिसको सुनना है सुन लीजिए. दे ऑल हैव सेड दिस, ठीक है, कि हम ये काम करते हैं अफगानिस्तान में, कॉपी कल्टीवेशन हम कराते हैं. पूरी दुनिया में ड्रग स्मगलिंग का सबसे बड़ा जो माफिया है वो CIA है. आई मीन, आई एम नॉट सेइंग दिस, दे आर सेइंग. ठीक है, इट इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. जॉन किराको ने बोला कि जब मैं वहां गया अफगानिस्तान, और मैंने वहां पे जो फार्मर्स थे उनको बोला, मैंने कहा यार तुम अफगानिस्तान में रहते हो, तुम ये पॉपी कल्टीवेशन छोड़ करके ये ड्रग मनी के अलावा अगर तुम इसमें ड्राई फ्रूट्स पैदा करो, तुम सैफरन पैदा करो, तुम इससे ज्यादा पैसा भी कमाओगे और तुम्हारे रिसोर्सेज भी ज्यादा कम खर्च होंगे, तुम्हारी कॉस्ट भी नीचे आएगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा. उस फार्मर ने कहा कि क्या पूरे रीजन में चले जाओ, हम में से कोई राजी नहीं है ये काम करने को, हम में से कोई नहीं करना चाहता. कहते हम जब ये काम करना बंद करते हैं तो ये कुछ अंग्रेज अमेरिकन आते हैं और उनके साथ कुछ अफगान होते हैं जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, और अमेरिकन जो है दोबारा चालू करवाते हैं फोर्स करके. ये मैं नहीं कह रहा, जॉन किरियाको ने बोला, फॉर्मर CIA ऑफिसर. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि उनके जो डीलिंग एंड व्हीलिंग है पाकिस्तान के साथ, इट इज नॉट नॉर्मल लाइक अस. मोस्ट ऑफ इट इज क्लैंडस्टाइन, मोस्ट ऑफ इट इज ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ इट इज, मतलब कहते हैं ना कि इलीगल है, वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर में क्राइम है वो चीजें करना. तो वो हमेशा उनको डिफेंड करेंगे.
और वियतनाम में उनकी कितनी कैजुअलिटीज हुई आज तक बताया उन्होंने कभी जेन्युइनली? जी जी जी। कभी नहीं बताया उन्होंने, आज तक नहीं बताया। वह कहता है 70 साल बाद डीक्लासिफाई कर देंगे, तो 70 जी साल बाद आपको मालूम चल जाएगा कि वहां पे नूर खान एयरबेस में और आपके जैकबाबाद में और सक्खर में कितने अमेरिकन मरे थे। 70 साल बाद मालूम चल जाएगा आपको जब डिक्लासिफाई जी। करेंगे। तो वैभव जी, अब नंबर्स पर आते हैं। अगर 3 जगहों पर इनकी निगरानी थी, यानी कि ये जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की निगरानी थी, मैं तो समझता हूं इनकी कंपनी कम से कम 5 से 10 लोगों की होगी, मिनिमम चाहिए आपको। एक पीछे पिछवाड़ा देखने के लिए, एक सामने देखने के लिए, 2 इधर उधर देखने के लिए, जहां पर भी आप जाते हो, है ना? तो अब अगर इस तरह से हम अगर कुछ कैलकुलेशंस करें, तो शायद 30 से 40 तो यूं ही निकल जाते हैं। वैभव जी, आपका क्या ख्याल है? देखिए, इनकी जो टोटल कैजुअलिटीज है, जो मेरे पास जो फिगर है वो 100 से ऊपर है। ठीक है, किनकी? वो जो पाकिस्तानी जो कैजुअलिटीज एयर बेसिस में हुई है। हाँ ठीक है, हाँ। और जो टोटल कैजुअलिटीज है वो 130 135 के आसपास एस्टिमेटेड है, जो कि इंडिया में जो एस्टिमेशन है, जो सोर्सेस के थ्रू जानकारी है, वो मैं बता रहा अच्छा। हूँ। तो इसमें लगभग 30 से 35 अमेरिकन जो है वो इसमें कैजुअलिटी में गए हैं। उसमें हम्म प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और हम्म उनमें से सारे के सारे मतलब न्यूक्लियर से ही जुड़े हुए लोग नहीं थे। मैंने ऐसे कहा कि उसमें कुछ लोग जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसके भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर थे और उनका स्टाफ था, हम्म। वो भी उनकी भी कैजुअलिटी हम्म। हुई है इसमें। अच्छा, वेरी गुड। अब ये अब लगी, तो हमारा नंबर 19-20 का फर्क है, बट कमिंग क्लोज। क्या चीन के भी लोग थे? क्योंकि वो लोग आईएसआर कर रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे, इवन फॉर द 9 टेररिस्ट बेसिस। उन सबकी भी जानकारी मिल रही थी पाकिस्तान को चीन के सैटेलाइट्स द्वारा। और मैंने सुना है कि उनके भी लोग फ्रंट पर ऑपरेट कर रहे थे, कुछ एडीएस सिस्टम्स वगैरह वगैरह। उनकी कैसी हाँ, सिचुएशन रही है? नहीं, चाइनीज कैजुअलिटी, क्योंकि चाइनीज देखिए तो वहां पे जो चाइनीज के बारे में एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, चाइनीज अपने लोग नहीं भेजते कहीं। आप सोचिए, अच्छा। बलूचिस्तान में इतने लंबे समय से बात चल रही है, इतना इनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। बलूचिस्तान में हमेशा ये बोला जाता है कि चाइना हमेशा ये कह रहा है कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेज देते हैं, हम अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेज देते हैं। जबकि ये बात पूरी तरीके से झूठ है। चाइना ने कभी भी बलूचिस्तान में बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑफर नहीं किए और चाइना कभी करेगा भी नहीं। चाइना किसी भी वॉर में अपने लोग नहीं भेजेगा। एक तो देखिए, चाइना में एक पॉपुलेशन की अपनी एक प्रॉब्लम है, उनके यहाँ पे लोग नहीं है, उनके यहाँ यंग पॉपुलेशन नहीं है। एक तो उनको यंग पॉपुलेशन की शॉर्टेज है चाइना को एज अ कंट्री। हमको ये याद रखना चाहिए कि वो वन चाइल्ड पॉलिसी का एक जो रिपल इफेक्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो अब उनको फील हो रहा है। और फौज में भी उनके यहाँ ज्यादा जो मेजोरिटी जो उनके यहाँ फौजी है वो जबरदस्ती फौज में भर्ती कराए गए। दे डिडंट वांट टू जॉइन द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो उनमें से भी वो भेज दें कि आप पाकिस्तान में जाओ और वहां जा करके अमेरिकन के लिए सिटिंग डक बनो, इंडियंस के लिए सिटिंग डक बनो, तो वो कभी वो करेंगे नहीं। चाइना के कुछ जो टेक्निकल सपोर्ट जो करने वाले जो कुछ लोग हैं, चाहे वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम के हो चाहे ये हो, तो वो जिस तरह के एटमॉस्फेयर में, जिस तरह के एरियाज में बैठ के वो ऑपरेट करते हैं, वो वैसे भी सेफ एंड सिक्योर्ड जोन होता है। उस तरह के किसी भी हमने जोन में हमने अटैक किया नहीं, बिकॉज हमने मिलिट्री जो टारगेट्स थे, हमने मिलिट्री टारगेट्स किए जहां पे एडी सिस्टम, जहां पे उनके रडार्स लगे हुए थे, हमने रडार्स को टारगेट किया। और तो उसमें चाइनीज कैजुअलिटी जो है वो थी नहीं। और अगर देखें चाइनीज कैजुअलिटी होगी भी, तो चाइनीज कैजुअलिटी तो देखिए गलवान में भी उनके हमने कितने 52-53 हमने उनके फौजी मार दिए, लेकिन चाइना क्या उनको ओन किया? आज तक नहीं किया। बाद में वो फोटोग्राफ उनकी ग्रेवयार्ड की जो है सोल्जर्स की, वो लीक हो गई। और ऑल क्रेडिट टू इंडियन एंड अमेरिकन, उसमें अमेरिका ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने फोटोग्राफ जो है वो लीक करवाई। तो अदरवाइज तो नहीं मालूम चला। तो अगर वो 53 2-2 साल 3-3 साल तक उन्होंने हाइड किया हुआ था, तो अगर 1-2 उनके मरे भी होंगे
तो वो कभी किसी के सामने नहीं आएगा। और वहां पे तो देखिए डिक्लासिफिकेशन का भी कोई कल्चर नहीं है। वो तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अंत में एक क्वेश्चन जो सामने आकर खड़ा होता है, अब वो मियां आसिम जाकर बोल दिए कि हम न्यूक्लियर वेपन्स डाल देंगे बारिश और बारिश कर देंगे, लेकिन उनके पास कुछ है क्या अभी? नहीं, देखिए, उनके कंट्रोल में उनके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। उनके न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका की मर्जी से बने थे, अमेरिका की नॉलेज में बने थे। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अमेरिका ऑलवेज न्यू, ठीक है। दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई बिकॉज दे नीडेड देम। और उनके ही कंट्रोल में है, वही कंट्रोल करते हैं, वही कंट्रोल करेंगे। वो कभी भी पाकिस्तान के हाथ में या वहां की गवर्नमेंट के या वहां की फौज के हाथ में वो कंट्रोल नहीं देंगे। देखिए श्रेया जी, यही तो मैं कह रहा हूं, आप अमेरिका को कभी वो चीजें ऑफर कर ही नहीं पाएंगे जो पाकिस्तान करता है, कर रहा है और आगे करेगा। आप कभी अपनी जमीन नहीं देंगे, आप कभी अपनी एयर स्पेस उनको नहीं देंगे, आप कभी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं देंगे, आप कभी अपने न्यूक्लियर वेपन्स उनके हाथ में नहीं देंगे। आप अपना कुछ, यार आप उनके लिए अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट खोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि यार तुम आकर के मेरी इकोनॉमी का भट्टा बैठा दो और क्रिप्टो माइनिंग करो बैठ के अपने मुल्क में। वो तो उस लेवल पे जाकर के खेल रहे हैं। तो आप कभी उनसे कंपेयर कीजिए मत, ठीक है। वो आप कभी उनको ऑफर अमेरिका को नहीं कर पाएंगे जो वो करते हैं। और अमेरिका को आपको जरूरत भी नहीं है, मतलब देयर इज नो नीड। हमने, हमारे देश में लोगों को ये हमेशा बात समझनी चाहिए कि जब अमेरिका हमारा डिक्लेयर्ड एनिमी था, हमने नहीं किया था, अमेरिका ने खुद डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है। और निक्सन ने, इंदिरा गांधी को विच कहता था, ठीक है। एंड ये डिक्लासिफाई हुई फाइल्स जब सीआईए की तो उसमें ये आई बात कि ही एड्रेस्ड इंदिरा गांधी एज अ विच। एंड तो इस तरह के रिलेशन थे। और सेवेंथ फ्लीट और ये सारे वो भेज रहे थे इंडिया के खिलाफ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के लिए जब ईस्ट पाकिस्तान 1971 में वॉर चल रही थी। सो हम उस समय जब हमने नहीं एक्सेप्ट किया तो आज तो हम, उस समय हमारे पास अनाज भी पूरा अपना नहीं था, हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, गेहूं चावल तक हम इंपोर्ट करते थे। तो अब तो हम सेल्फ रिलायंट हैं, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारे पास अपनी खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास खुद का अपना स्पेस मिशन है। पाकिस्तान ये बात कहे कि भाई ठीक है, चाइना ने अपने जो मिलिट्री सैटेलाइट का जो कॉन्स्टलेशन है, जो कुछ 100-150 सैटेलाइट्स जिनमें है वो डेडिकेटेड है मिलिट्री अफेयर्स के लिए, उसका एक्सेस पाकिस्तान को दे दिया था। और ये बार बार दुनिया में इसका हल्ला मच रहा है। मैं कह रहा हूँ है तो चाइना का ना, हमारी मिलिट्री सैटेलाइट्स तो हमारी अपनी है, हमारा स्पेस प्रोग्राम हमारा अपना है, ठीक है। सो हमने जब तब एक्सेप्ट नहीं किया किसी की दादागिरी, हमने तब एक्सेप्ट नहीं की किसी की गुंडागर्दी, ठीक है। एंड वी डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, वी नेवर बेंट द नी। तो एक्सपेक्टिंग इंडिया की इंडिया अब जाकर के घुटनों पे बल बैठ जाएगा और ट्रम्प के सामने, वो नहीं होगा। ठीक है, नेगोशिएशंस होंगी, कहा सुनी होगी, कंट्रोवर्सीज होंगी, कुछ चीजों पे डील होगी, कुछ पे नहीं होगी, कुछ थोड़ा बहुत इकोनॉमी। अच्छा मैं कहता हूँ, मैं अभी एक दूसरे चैनल पे था तो मैंने वहां पे भी यही बात कही थी। मैंने कहा था एक बात बताइए, किसी भी बिजनेस में आप भी अगर मान लीजिए श्री जी कोई बिजनेस करते हैं तो किसी भी बिजनेस में क्या 20-25% से ज्यादा का मार्जिन होता है? किसी भी बिजनेस में जी नहीं होता। तो अगर 25% उसने मार्जिन लगाकर टैरिफ लगा दिया था तो ₹10 का बिस्किट जो कि यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होके अमेरिका जा रहा है $10 का, अगर उसके ऊपर उसने 25% अगर टैरिफ लगा दिया, वो $12.5 का हो गया वहां पे मार्केट में। जी। अब वही सेम ग्लूकोज बिस्किट बाकी कंपनियों का $10 का ही बिक रहा है। तो जो हम्म। इंपोर्टर है उसको तो पता है कि यार ये $12.5 का तो हम यहाँ बेच ही नहीं पाएंगे बिकॉज इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, ठीक है। तो वो इंपोर्ट ही नहीं करेगा। तो आपका जो बिजनेस है वो तो बंद हो ही गया, ट्रेड जी तो बंद हो गई। वो 25% पे भी नहीं हो रही है, वो ट्रम्प उसको 50 कर दे, 500 कर दे, उसमें भी नहीं होगी बिकॉज इंपोर्टर उसको इंपोर्ट करेगा ही नहीं। जी सो जी अनटिल एंड अनलेस की कोई बहुत ज्यादा एक कोई ऐसी चीज हो जिसका कोई अल्टरनेटिव ना हो मार्केट में, ठीक है, जी। या कोई मोनोपोली दूसरा जैसे, हाँ। यस, जिसका जैसे कोई लाइफ सेविंग ड्रग है कि यार ये एक ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग है इसका अल्टरनेटिव नहीं है, तो भाई आपको उससे लेना पड़ेगा, मजबूरी है, चाहे उसमें कितना भी टैरिफ हो।
बट वो टैरिफ भी आप लगाओगे तो वो पे कौन कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे? वो सैन होजे में बैठा वो जो बंदा है, वो जो बायर है वो पे कर रहा है, अमेरिकन सिटीजन पे कर रहा है, वो साढ़े जो जी 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 25%, 50% जो भी एक्स्ट्रा है, वो इंडिया का जो सेलर है वो नहीं पे कर रहा। सो ये कुछ चीजें हैं तो जिसके ऊपर इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और जहां तक एग्रीकल्चर और डेयरी है, ये दो इंडस्ट्री तो नहीं खोलेगा। उसका रीजन ये है कि अगर गवर्नमेंट ने खोल दी, इंडिया में एक और नया किसान आंदोलन शुरू हो जाएगा, और वो किसान आंदोलन अभी एक झेल चुके गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट झेलेगी नहीं। एंड दिस इज द ट्रैप, दिस इज द ट्रैप दैट दे वांट यू टू गेट एंटैंगल्ड इन। ठीक है, कि अगर खोलते हो, अगर तो किसान आंदोलन शुरू होगा, नहीं खोलते हो तो तुम्हें परेशान करेंगे। अनटिल अनलेस यू बेंड द नी, तुम बोलो कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कि आपने वॉर रुकवाई, आप बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज द ग्रेटेस्ट लीडर दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। आप पब्लिकली आकर के कहिए कि आपसे गलती हो गई एंड यू आर सॉरी फॉर दैट। आप उसका ईगो मसाज कीजिए, और आप भी एक लेटर एंडोर्स कीजिए, जो आसिम मुनीर का लेटर है उसको एंडोर्स कीजिए कि इसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है इसने अवॉइड किया है। आप वो सारी चीजें करेंगे और उसकी मर्जी के हिसाब से चलेंगे, उसकी ताबेदारी एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं, आपके जो व्यूअर्स है वो भी जानते हैं, ये सारी चीजें इंडिया नहीं करेगा। सो लेट्स सी हाउ बिल्कुल इट गोज। बिल्कुल। और ये जो हाँ सारा के सारा जो कंट्रोवर्सी है वो इसीलिए है, आप आज एक्सेप्ट कर लीजिए, सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी एंड मोदी विल बी अ ग्रेट फ्रेंड वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, आपने अपने दिन में कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ आज संभाषण की। और दोस्तों, आप अगर इसको पी गुरुस में देख रहे हैं, पी गुरुस हिंदी हो या पी गुरुस, अवश्य इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिफेंसिव ऑफेंस तो आप शायद जानते ही होंगे, तो वहां पर भी अगर आप जाते हैं नेक्स्ट टाइम, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कीजिएगा। मेरी उम्मीद है और आई एम श्योर वैभव जी मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये जो भागीदारी है हमारी दोनों की, ये अभी चलती रहेगी। जब जब मैं आपको ट्रबल करूंगा कि भैया आओ, आपके विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपकी जो नेटवर्क है बहुत ही अच्छी है, वेरी वेरी गुड। एंड मैं आशा करता हूं कि आपसे फिर से एक मुलाकात होगी शीघ्र ही। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद श्री।